नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम हिंदी नाटक जो है इसकी इकाई 8 कर रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक हमारा चल रहा है मोहन राकेश जी का। तो जो इसका भाग 9A यानी कि 9A भाग था, उसमें हमने इसकी बाकी ज़रूरी चीज़ें जो कि तथ्य हैं, जो भी बाकी बातें थी हमने कर ली थी, लेकिन हमने कथा वस्तु नहीं करी थी 9A भाग में। तो आज हम 9वें बी जो भाग बनाया है इसका, इसमें हम कथा वस्तु करेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक की। तो कथा वस्तु प्रारंभ करते हैं। इसमें 3 ही अंक हैं और 3 ही इसमें दृश्य दिए गए हैं। तीनों अंकों में एक एक दृश्य है। तो इसकी कथा वस्तु का प्रारंभ हम करते हैं। नेमीचंद्र जैन जी ने जो बताया है इसके बारे में कि मूलतः यह नाटक जो है कालिदास के प्रसिद्ध होने के पहले प्रेयसी मल्लिका का नाटक है। एक सीधी सादी समर्पित लड़की की नियति का चित्र है जो एक कवि से प्रेम ही नहीं करती बल्कि उसे महान होते हुए भी देखना चाहती है। तो हम देखें तो इसमें कालिदास इस नाटक का जो है नायक है और मल्लिका नायिका है, परंतु जो महत्व प्रदान किया गया है इस नाटक में वो मल्लिका को ज़्यादा किया गया है, क्योंकि जो वो समर्पित प्रेमिका इसमें दिखाई गई है और जो समर्पण करता है, बल्कि कालिदास तो छोड़कर चले जाते हैं जैसे इस नाटक में दिखाया है, तो जो है हम कह सकते हैं मूल्य उसी का अधिक होता है। तो प्रथम अंक की शुरुआत जो होती है इनकी, जो मोहन राकेश जी की पहले नाट्य कृति है या आषाढ़ का एक दिन, इसकी शुरुआत जो है प्रथम अंक में मल्लिका जो है अपने माँ के प्रति एक कथन बोल रही है, एक बात बोल रही है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ। तो अंबिका की जो पुत्री है वो मल्लिका, आषाढ़ का जो प्रथम दिन शुरुआत हुई है उस दिन घनघोर वर्षा हो रही है और उसमें भीग कर अपनी माता से जो है सूखे वस्त्रों की मांग करती है कि मुझे सूखे कपड़े दे दो, क्योंकि वह भीग चुकी है। और सूप में धान फटकती हुई जो अंबिका है मल्लिका की माता, वो आक्रोश भरी निगाहों से मल्लिका को देखती है। माँ का चुप रहना व रोना इसके बाद होता है। कैसे कि मल्लिका जो है अपनी माँ से कहती है कि मैं आज जानबूझकर भीगी हूँ और यदि ऐसा नहीं करती तो मैं आज के सुखद अनुभव से वंचित रह जाती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार पहले मैंने कभी नहीं किया। माँ को चुप देखकर मल्लिका पूछ बैठती है कि क्या बात है माँ, इस तरह तुम चुप क्यों हो। माँ काम करने का बहाना बनाती है। फिर वह कह उठती है कि कभी कभी बैठे मन उदास हो जाता है और वह रोने लगती है। तो माँ का यहाँ पे चुप होना और रोना जो है मल्लिका के पूछने पर कि तुम चुप क्यों हो, और माँ रोने लगती है। इतने में ही दूर पर शोर सुनाई पड़ता है, कोलाहल सुनाई पड़ता है और घोड़ों की टाप सुनाई देती है। ये प्रथम अंक चल रहा है। इसमें राज्य कर्मचारियों की आकृति को देखकर, आगे देखते हैं इसमें, जब वो राज्य कर्मचारियों को दूर से देखती है, उनकी आकृति नजर आती है, तो अंबिका जो मल्लिका की माँ है वो उसे कहती है कि जब कभी ये आकृतियाँ दिखाई देती हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट और अमंगलकारी घटनाएं घटती हैं। कभी युद्ध होता है तो कभी महामारी। लंबी सांस लेते हुए अंबिका बोलती है कि पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थी। मल्लिका के यह लोग पूछने पर कि ये लोग आखिर यहाँ किस लिए आए हैं, तो अंबिका का मल्लिका को ये बताना कि उसने मल्लिका के विवाह के लिए अग्निमित्र को भेजा था, वह असफल होकर लौट आया है, इसलिए अंबिका जो है वो दुखी है। तो निराश और असफल होकर कौन लौट कर आया? अग्निमित्र। तो इस पर मल्लिका कहती है कि अपनी माँ से कहती है कि तुम जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए यह प्रयत्न क्यों करती रहती हो? तुम समझती हो कि मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। तो इस तरीके से दोनों माँ बेटी में यहाँ पर बात चल रही होती है। अब जो है अंबिका का कालिदास और मल्लिका जो दोनों का प्रेम संबंध चल रहा है उसके कारण दुखी होना इसमें नजर आता है। मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि मुझे अपने अपराध का अनुभव नहीं होता है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। कौन सा संबंध? मेरा और कालिदास का, मल्लिका बता रही है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका मल्लिका से जानना चाहती है कि भावना से भावना का वर्ण क्या होता है, अपनी बेटी को पूछती है। उसके जीवन की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? तुम जिसे भावना कहते हो वह केवल छलना है और आत्म प्रवंचना है। तो मल्लिका कहती है कि माँ, तुम कालिदास को नहीं जानती, इसलिए ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह भी तुम उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती हो। अंबिका उस पर कहती है कि मैं उससे घृणा करती हूँ, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। माँ का जीवन भावना का नहीं कर्म का होता है, यानी कि मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वह अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से अंबिका और मल्लिका की बातचीत चल रही होती है। अंबिका का मल्लिका से संवाद चल रहा होता है। इतने में कालिदास जो होता है वो एक घायल हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारने के साथ जो है मल्लिका के घर में प्रवेश करता है। वह कहता है,
वो जो हिरन का बच्चा है वो थोड़ा सा घायल हो रखा होता है, उसे कहता है कि हम जिएंगे हरिण शावक, हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। और घायल हरिण शावक को देखकर मल्लिका बेहद दुखी होती है और कहती है कि ये आहत हरिण शावक। तो मल्लिका के जो है कालिदास से प्रश्न पूछना यहाँ पे हमें नजर आता है, इसमें बातचीत पूछ रही है उससे कि कालिदास बताता है कि आज ग्राम प्रदेश से कोई नई आकृतियां हैं, जैसे कि माँ उसकी बोल रही थी कि मुझे दूर से कुछ आकृतियां नजर आई हैं, उन्हीं में से किसी ने इसे घायल किया होगा। यह कुलांचे भरता हुआ मेरी गोद में आ गया, मैंने इससे कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। इसलिए जो है कालिदास हरिण शावक को लेकर मल्लिका के घर आ गया है। तो मल्लिका की जो है कालिदास से अब बातचीत चल रही है, जो इसके बाद पॉइंट आएगा इसमें। मल्लिका जो है कालिदास के कहने पर घायल हरिण शावक के लिए गर्म दूध लाती है और कालिदास को माँ के नाराज होने का कारण बताते हुए भी कहती है कि माँ को अंदाजा है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी इसलिए मैं भीग गई थी। इसी बीच जब कालिदास और मल्लिका दोनों मिलकर शावक को हिरन शावक को दूध पिला रहे होते हैं, तभी वहाँ पर राज्य कर्मचारी जो है दंतुल का प्रवेश हो जाता है। वहाँ पर दंतुल आता है और दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो तुम लोग, इस बात से प्रारंभ करता है। कालिदास और मल्लिका जो है दंतुल की बात पर चौंक उठते हैं और हरिण शावक को लेकर कालिदास और दंतुल में यहाँ पर वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। दंतुल के द्वारा कालिदास को यह कहने पर कि जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका ऐतराज करती हुई कहती है कि ऐसा लांछन लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। इसका मतलब दंतुल जो है वो कालिदास को गलत बातें बोल रहा होता है। दंतुल मल्लिका से बोलता है कि हरिण शावक मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है और मुझे वापस चाहिए ही है। तो कालिदास बोलता है कि हमारा जो ये प्रदेश है यहाँ पे हरिणों का आखेट नहीं होता, या शिकार नहीं किया जाता, तुम बाहर से आए हो इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते। दंतुल जो है वो खींच जाता है, वो कहता है कि राजपुरुषों के अधिकार तो बहुत दूर तक जाते हैं। कालिदास हरिण शावक को पार्वत्य भूमि की संपत्ति और उसके निवासी होने के कारण हरिण शावक को लेकर बाहर जाता है। तो दंतुल जो है तलवार लेकर एकदम से उसके पीछे भाग पड़ता है। मल्लिका दंतुल को रोकती हुई कहती है कि हरिण शावक के लिए हट मत करो राजपुरुष, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। चाहे वो निशस्त्र हैं कालिदास, लेकिन वो तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे कि तुम हाथ में जो है तलवार लेकर उनके पीछे भागे हो। मल्लिका के मुंह से एकदम से जब वो कालिदास का नाम सुनता है दंतुल, तो वो बड़ा हैरान हो जाता है। तो मल्लिका के मुंह से कालिदास का नाम सुनकर दंतुल का हैरान हो जाना और अपने अशिष्ट व्यवहार पर खेद प्रकट करना, ये वाली बात आती है यहाँ पर। तो वो कहता है मल्लिका से दंतुल कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था, क्या वो कभी कालिदास हैं? तो मल्लिका के पूछने पर क्या तुम कैसे जानते हो कालिदास को? दंतुल कहता है कि उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति जो है ऋतुसंहार का जो लेखक कालिदास है उनको जानता है और हम उनका सम्मान करते हैं। उज्जैनी के सम्राट जो हैं उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं और आचार्य इसी उद्देश्य से उज्जैनी से वहाँ आए हैं। मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया। तो दंतुल जो है वो स्वयं उज्जैनी से आकर कालिदास को लेने आए हुए हैं, क्योंकि वो उनको राजकवि का जो है उनके राजा सम्मान देना चाहते हैं। तो वो खुद ही उनसे अशिष्ट व्यवहार कर चुका है, तो उसे बड़ा अफसोस होता है। अब कालिदास को जो है राजकवि के आसन प्राप्त होने की बात से मल्लिका जो है एकदम से खुश हो जाती है और उसकी अपनी माता से यहाँ पे बहस प्रारंभ होती है। अब वह फूलों नहीं समाती है, पर अंबिका को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। मल्लिका अपनी माता से कहती है कि तुम सदैव से कालिदास के प्रति अनुदार रही हो, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। मातुल कौन है? वो कालिदास के मामा हैं, जिनके पास हमेशा कालिदास रहे हैं। वो कहती है, मल्लिका अपनी माता को आश्वस्त करती हुई कहती है कि आज तक तो मेरा जीवन जो है किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। अब वो तो बहुत खुश है मल्लिका की जो है कालिदास को राजकवि का सम्मान मिलेगा, लेकिन उसकी माँ खुश नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जिसको राजकवि का सम्मान मिलना हो वो तो उसको उसकी बेटी को छोड़कर चला ही जाएगा। इतने में क्या है, अब मातुल का रंगमंच पर आगमन हो जाता है और अंबिका से संवाद शुरू होता है। मातुल का रंगमंच पर अस्त व्यस्त स्थिति में अंबिका की पुकार के साथ आगमन होता है। वह कहता है कि मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा कालिदास से कोई संबंध नहीं है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हुए हैं और इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किसे? कालिदास को।
यह वंशावंतस कहते हैं कि मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए, मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। यानी कि उनको पता चल गया मातुल को कि कालिदास ने मना कर दिया है कि मुझे कोई राजकवि का सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कोई मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है, मैं तो यहीं रहूँगा। तो इस बात से जो उसका मामा है मातुल वो नाराज़ हो रखा है। अब अंबिका मातुल से कहती है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह अब उज्जैनी अवश्य जाएगा। अब मातुल और अंबिका का संवाद यहाँ शुरू होता है। वह यह भय प्रकट करता है कि सम्राट रुष्ट हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। और इतने में जो है निक्षेप जो है मातुल के पास आता है। तो निक्षेपकार मातुल के पास आना और बताना कि वर रुचि आ गए हैं, और वो कहता है कि वरुचि आ गए हैं, अब आपके साथ वह सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं क्योंकि इस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास जो है इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। तो जगदम्बा के मंदिर में कालिदास चले गए हैं और मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं। अब कालिदास हठ कर रहे होते हैं, कालिदास का हठ है इसके बाद, और निक्षेप का मल्लिका के साथ जगदम्बे मंदिर जाना। और कालिदास हठ कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाएंगे, जो कि दंतु लाए हुए लेने उन्हें, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका इसे कालिदास की जो है जिद कहती है, और इस पर निक्षेप कहता है कि कालिदास को राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, वह इस पर्वत भूमि को छोड़कर जाना नहीं चाहते, तथा मल्लिका ही कालिदास को इस हट से मुक्ति दिलाकर उज्जैनी भेज सकती है। अब जो निक्षेप है जो मल्लिका के साथ जो है वो कालिदास जो जगदम्बा का मंदिर है वो वहाँ पर जाते हैं और कालिदास को मनाने के लिए, क्योंकि निक्षेप जो है, आपको मैंने जब पात्रों का परिचय दिया था तो उसमें बताया था कि मातुल जो है उसे आचार्य निक्षेप को आचार्य वररुचि के पास छोड़कर आया था कि ताकि मेरे आने तक इनके पास रहना, किंतु ऐसा होता नहीं है। वह निक्षेप जो है स्वयं मल्लिका के पास आ जाता है और वह कहता है तक कि आप नहीं मनाओगे वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। तो मल्लिका जो है निक्षेप के साथ कालिदास को मनाने जगदम्बा मंदिर की तरफ चल पड़ती है। अब इतने में क्या होता है कि विलोम का आगमन हो जाता है और उसकी अंबिका से बातचीत होती है। विलोम कौन है? पात्र मैंने आपको बताया ही था, जो कि मल्लिका और को एक से कह सकते हैं कि मन से चाहता है और उसकी चिंता भी करता है, परंतु उसका जो व्यवहार है बिल्कुल कालिदास के विपरीत है, जो कि अपने बारे में वो स्वयं भी बताता है। तो विलोम का यहाँ पर आगमन होता है। उसका आना अंबिका को भाता नहीं है, पर वह उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका आना मल्लिका को पसंद नहीं, क्योंकि मल्लिका उसे पसंद नहीं करती है। तो वो कहता है कि मेरा दोष अंबिका मात्र इतना ही है कि मैं जो कुछ अनुभव करता हूँ प्रकट कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। अंबिका, तुम्हारा जीवन तो पीड़ा का इतिहास है, पहले से तुम दुबली हो गई हो। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी जा रहा है, उसके जाने से पहले उसका और जो मेरा अपनी बातचीत वो बता रहा होता है उसको अंबिका, और वो कहता है अंबिका से कि उसके जाने से पहले कालिदास और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। अंबिका उसे अकेले छोड़ देने और चले जाने के लिए कहती है। तो अंबिका द्वारा जो है विलोम को चले जाने के लिए कहना जो है इसमें अगला पॉइंट है, जो कि उसके बाद चाहती है कि विलोम वहाँ से चला जाए, क्योंकि अभी तो मल्लिका गई हुई है जगदम्बा मंदिर बनाने, कहीं वो आ गई तो उसको पसंद नहीं है विलोम का वहाँ पर रहना। तो मैंने मल्लिका को जगदम्बे मंदिर की ओर जाते देखा है, मैं यहाँ उसकी प्रतीक्षा करूँगा। कालिदास और मल्लिका का इतने में आगमन हो जाता है और फिर उनकी बातचीत होती है विलोम से। विलोम जो है अनेक प्रकार से घुमा फिराकर यह जानना चाहता है कि कालिदास उज्जैनी जो है अकेले जाएगा या मल्लिका को संग लेके जाएगा। मल्लिका, अंबिका और जो कालिदास है, तीनों विलोम को इस प्रकार की बातें कहने से रोकते हैं, क्योंकि तीनों को ही विलोम की बातें पसंद नहीं आती। विलोम जो है स्वयं को कालिदास का शुभ चिंतक बताते हुए शुभ यात्रा की मंगल कामना का भाव व्यक्त करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो अब जो है विलोम का यहाँ से आगमन हो गया है, चला गया है। तो मल्लिका कालिदास से उसके जाने के बाद उसके अंतर की रिक्तता और पीड़ा की बात कहते हुए हृदय से उज्जैनी जाने की उससे प्रार्थना करती है कि तुम उज्जैनी चले जाओ। मल्लिका का कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाना और कालिदास का चले जाना आता है। तो मल्लिका उससे कहती है कालिदास को मनाने के लिए कि मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। अंततः मल्लिका कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए तैयार कर लेती है और कालिदास पल भर के लिए आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। तीव्र मेघ गर्जन के साथ वर्षा की बूंदें टपक पड़ती हैं और इधर मल्लिका की आंखों से भी जो है अश्रु टपकने शुरू हो जाते हैं। वह माता से अपने जो है लिपटकर जो है रोने लग जाती है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट में
कि मल्लिका की आंखों से भी नैन बरसना व वर्षा के साथ प्रथम अंक की समाप्ति होती है। वह माँ से लिपटकर सिसक उठती है और कहती है कि मेरी आंखों में जो बरस रहा है वह दुख नहीं सुख है माँ, सुख। वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है और इसी के साथ प्रथम अंक की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। तो इस अंक में हमने देखा कि मल्लिका है, अंबिका है, वहाँ पर दोनों की बातचीत हो रही है। इतने में वहाँ पर जो है कालिदास हरण शावक को लेकर आ जाता है, दंतुल आ जाता है, वहाँ पर वो बुरा भला कहता है कालिदास को। इतने में फिर वहाँ पे मातुल भी आ जाता है, निक्षेप आ जाता है और कालिदास जगदम्बा मंदिर चले जाता है। बात उन्हें पता चली गई है कि उज्जैनी में राजकवि का दर्जा देने के लिए कालिदास को लेने आए हुए हैं दंतुल और निक्षेप। तो किस तरीके से मल्लिका जो है उसको मनाती है निक्षेप के साथ जाकर वहाँ पर। कालिदास अंत में मान जाता है और वो चला भी जाता है और मल्लिका रोती हुई रह जाती है। तो ये सार था प्रथम अंक का। अब इसके बाद शुरू करते हैं द्वितीय अंक। उस अंक में क्या होता है, अब कालिदास जो है छोड़कर जा चुका है मल्लिका को। तो द्वितीय अंक में जो है कुछ वर्षों के अनंतर की कहानी हमें इसमें नजर आती है। यहाँ पर कुछ वर्षों की उसके बाद की। इस अंक का आरंभ जो है निक्षेप द्वारा मल्लिका से अंबिका के स्वास्थ्य के विषय में पूछे जाने से होता है। वह 2 वर्षों में निरंतर एक साथ ज्वर आने से परेशान है। निक्षेप जो है अंबिका से, अभी इसमें जो दूसरा पॉइंट है, निक्षेप अंबिका और मल्लिका की बातचीत हो रही है। निक्षेप अंबिका से उसके स्वास्थ्य और उसके दुबली हो जाने की बात कहते हुए पूछता है कि बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मैंने आशा नहीं की थी कि कालिदास उज्जैनी जाकर वहाँ के हो जाएंगे। तो मल्लिका उससे कहती है कि मुझे प्रसन्नता है कि वह वहाँ व्यस्त हैं और उन्होंने वहाँ कुमार संभव और मेघदूत जैसी रचनाएं की हैं। उनकी प्रतियां जो है व्यवसायी द्वारा मुझे मिली हैं। तो इस तरीके से उनकी बात चल रही होती है। निक्षेप कालिदास द्वारा लिखित कुछ नाटकों की रचना के विषय में बात करता है कि वे नाटक उज्जैनी के रंगशालाओं में खेले गए हैं। निक्षेप जो है गुप्त वंश की जो राजकुमारी है, राजदुहिता है प्रियंगु मंजरी, उनसे कालिदास के विवाह होने का उल्लेख कर उसके हृदय की था लेना चाहता है कि मल्लिका क्या सोचती है इस बारे में। तो मल्लिका इस पर कहती है कि इसमें बुराई क्या है। मल्लिका अपनी माँ को जब औषध देती है यानी दवाई देती है, तभी निक्षेप जो है राज्य कर्मचारियों के आने के विषय में बताते हुए कहता है कि 2 आकृतियाँ जो हैं मैंने वैसी देखी हैं जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। तो इसके बाद हमने ये पॉइंट कर लिया कि निक्षेप द्वारा जो है प्रियंगु मंजरी से कालिदास के साथ विवाह होने का उल्लेख करते हैं। तब 2 आकृतियां उसने देखी हैं वहाँ पर, उसके बारे में वो बताता है। तो मल्लिका जो है अपने भाव को दबाते हुए हंसने का प्रयत्न करती हुई कहती हैं कि माँ इस संबंध में कहती है कि जब ये आकृतियां दिखाई देती हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट ज़रूर होता है, कभी युद्ध होता है तो कभी महामारी। निक्षेप जो है आश्चर्यचकित होकर मल्लिका को बताता है कि अभी एक तीसरी परिचित आकृति और देखी है। मुझे विश्वास है कि वह स्वयं कालिदास है। वह घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। मल्लिका अपनी उंगली को दांत से काटती हुई पीड़ा का अनुभव करती है, कहीं ये सपना तो नहीं है। तभी एकदम से ड्योढ़ी से जो है रंगिनी और संगिनी का प्रवेश होता है। अगला पॉइंट जो है कि रंगिनी संगिनी का मल्लिका का घर में प्रवेश हुआ, दोनों का एक दूसरे का परिचय देना। अब उज्जैनी से जो दोनों स्त्रियां आई हैं रंगिनी और संगिनी, वो मल्लिका से कहती हैं कि हम कालिदास जैसे महाकवि की जन्मभूमि ग्राम प्रांतर के जीवन का अध्ययन करने आई हैं। रंगिनी के बारे में संगिनी बताती है कि यह उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में इसकी रुचि है। इसी प्रकार रंगिनी संगिनी के बारे में बताती है कि यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है और बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती हैं। अब यह गद्य की ओर उन्मुख हो रही हैं। दोनों मल्लिका से वहाँ की चीज़ों को देखकर आंचलिक शब्दों या स्थानीय शब्दों को जानना चाहती हैं, क्योंकि वो शोध छात्राएं भी शोध कर रही हैं, पर मल्लिका बता नहीं पाती हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों के नाम के विषय में भी मल्लिका उन्हें जानकारी नहीं दे पाती है। तो रंगिनी और संगिनी का परिचय यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो है अनुस्वार और अनुनासिक 2 पुरुष और आते हैं, उनका आगमन होता है और मल्लिका को मातृगुप्त के बारे में बताते हैं। अब ये मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो मातृगुप्त, जो कि कालिदास का बदला हुआ नाम है, उनके 2 अनुचर आते हैं दरवाजे पर। मल्लिका को मातृगुप्त की राजमहर्षि गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी के आने की सूचना देते हैं। वो दोनों किस लिए आए हैं वो बताते हैं कि वहाँ की उज्जैनी की जो राजकुमारी हैं प्रियंगु मंजरी, वे आ रही हैं, वे आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं। मल्लिका से बात कर रहे हैं वो दोनों जने। अनुस्वार बताता है कि कालिदास जो है वो मातृगुप्त हो गए, उनका नाम बदल गया है। वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त कालिदास का नया नाम है। अब जो है मातुल देवी जो है प्रियंगु मंजरी के आगमन की सूचना देता है। तो अब जो अनुस्वार अनुनासिक उन्होंने बता दिया है मल्लिका को कि अब जो है वो प्रियंगु मंजरी आने जा रही हैं।
तो प्रियंगु मंजरी से मल्लिका के विषय में प्रशंसा करता हुआ कहता है कि वह सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। कौन बता रहा है? मातुल, इस प्रदेश की राजहंसनी। प्रियंगु मंजरी और मल्लिका का मिलन होता है और इससे पहले जो है मल्लिका के घर को अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो दोनों सजा देते हैं घर को, क्योंकि वहाँ प्रियंगु मंजरी आने लगती है और वो इस सजावट में जो है दोनों का काफ़ी लंबा हास्यपूर्ण संवाद भी चलता रहता है। अब प्रियंगु मंजरी और मल्लिका का मिलन होता है, दोनों मिलती हैं और आपसी संवाद होता है उनके बीच में। प्रियंगु मल्लिका से कहती हैं कि सचमुच तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपरिचित होते हुए भी मुझे अपरिचित नहीं लगती। काफ़ी लंबी उनकी दोनों की बात चलती है। प्रियंगु ग्राम प्रांतर के प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ी अभिभूत हो जाती हैं। वो कहती हैं, मुझे यहाँ आकर मल्लिका तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका तुमसे इसलिए स्पर्धा हो रही है कि सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए एक सपना है, जो कि तुम यहाँ रहकर गाँव में इतने सुंदरता को देख रहे हो, हमारे तो नसीब में ही नहीं है, हमारे तो ये नहीं सोच भी नहीं सकते हम इस बारे में। तो ये बातचीत उनकी चल रही होती है। मल्लिका कालिदास के ग्रंथों को जब उसे दिखाती है तो प्रियंगु कहती है कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। यहाँ के जीवन की चर्चा कर जो है कालिदास आत्मविस्मृत हो उठते हैं और राजनीतिक कार्यों से उनका मन जो है वो उचाट हो जाता है, उनका मन किसी काम में नहीं लगता है। राजनीति तो साहित्य नहीं है, इसलिए जो है हमें उन्हें संभालना पड़ता है। प्रियंगु मल्लिका से कहती है कि वह यहाँ से कुछ अब मृग शावक, कुछ दवाइयाँ, कुछ अनाथ बच्चों को साथ ले जाएंगी ताकि मातृगुप्त को अभाव का अनुभव ना हो। मातृगुप्त कौन है? कालिदास का नया नाम दिया है जो वहाँ पर उन्होंने अपने राज्य में। मातुल और उसका परिवार भी साथ में जाएगा, तुम्हारे घर की स्थिति भी बहुत जर्जर है। तो जो है प्रियंगु उनको अपने साथ चलने की बात कर रही हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। प्रियंगु द्वारा मल्लिका को साथ ले जाने का आग्रह और मल्लिका के द्वारा मना कर देना, ये सारा पॉइंट इसमें आएंगे। प्रियंगु कहती है कि मैं चाहूँगी कि इस घर का परिसंस्कार भी हो जाए, तुम्हारे घर की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो वो नहीं मानती है इस बात के ऊपर। मल्लिका जो है, कल हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। तो मल्लिका माँ के होने का बहाना बनाती है। तो प्रियंगु कहती है कि माँ को भी साथ में ले चलो, तो तुम मेरे साथ संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका जो है क्षमापूर्वक निवेदन करती है कि मैं ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं हूँ। मेरे आने से पहले 2 अधिकारी यहाँ आए थे, मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। जो है ये प्रियंगु मंजरी उनसे कहती है कि वो जो 2 अधिकारी यहाँ पर आए थे, अगर तुम उनमें से किसी को योग्य समझती हो तो उनसे विवाह कर लो। तो मल्लिका इस विषय पर प्रियंगु से चर्चा ना करने के लिए कहती है और अंबिका कह उठती है कि इसके मन में विवाह और घर परिवार की कल्पना ही नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। तो समझ लो उसकी माँ जो होती है वो गुस्से में ही होती है जब वो बात बोल रही है कि इसको तो शादी करनी ही नहीं है। अंबिका की अस्वस्थता को देखकर प्रियंगु कहती है कि जो भी सहायता बन पड़ेगी मैं अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए जाना होगा। इसलिए यहाँ पर जो है प्रियंगु मंजरी जो है वो प्रस्थान कर जाती है और उसके बाद मल्लिका और अंबिका की माँ बेटी की बातचीत फिर शुरू हो जाती है। प्रियंगु के जाने के बाद अंबिका मल्लिका पर तंज कसती हुई कहती है कि आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है। आज वह शासक है। किसके बारे में बोल रही है? कालिदास के बारे में। उसके पास संपत्ति है। मल्लिका उसे राजकन्या की जीवन दृष्टि, फिर मैं कुछ नहीं जानती, माँ कहकर चुप हो जाती है। वो दोनों की बातचीत चल रही होती है। इतने में जो है विलोम का आगमन हो जाता है और उसकी बात अंबिका से शुरू होती है। वह अंबिका से व्यंग्यपूर्वक कहता है कि इस तरह शुद्ध क्यों हूँ अंबिका, नाराज़ क्यों हूँ? अब तो सारा गांव जो है तुम्हारे सौभाग्य पर स्पर्धा कर रहा है। ऐसा अवसर जीवन में आता ही कहाँ है। राजपुरुषों के आतिथ्य में ग्राम के लोग व्यस्त हैं। राजमहर्षि जो है यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो है वो ले जाना चाहती हैं प्रियंगु मंजरी। राजधानी से आए कलाकार भी यहाँ की जो हर वस्तु है, पेड़, पत्ता, तिनका, उनकी आकृतियाँ बनाकर साथ में ले जा रहे हैं ताकि वहाँ कालिदास का जो मन है वो वहाँ पर आराम से लग सके। विलोम कहता है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा, आश्चर्य है। कल वे लोग चले भी जाएंगे पर कालिदास यहाँ एक बार आएगा अवश्य। मल्लिका माँ के अस्वस्थता का सहारा लेकर इस प्रकार की बातें करने से मना करती है। विलोम कहता है कि मैं उससे मिलकर पुरानी मित्रतावश कुशल क्षेम पूछना चाहता हूँ कालिदास से। मल्लिका कहती है आप उससे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एकमात्र स्थान नहीं है, आप कहीं और जाकर भी कालिदास से मिल सकते हैं। तो वर्षों उपरांत उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। विलोम बात ये बोलते हैं मल्लिका से। तो अंबिका अपनी माँ से मल्लिका अपनी माँ से जो है विलोम को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। विलोम कहता है कि मैं चला तो जाता हूँ पर क्या अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या अंबिका मैं जान सकता हूँ
तो अंबिका कहती है मुझे कालिदास को लेकर कोई आश्चर्य नहीं है। तो विलोम कहता है मुझे अपने मित्र पर भरोसा था, परंतु अब मेरा भरोसा टूट चुका है। मल्लिका उसे पुनः जाने के लिए कहती है और विलोम जो है अब वो चला जाता है। तो विलोम के जाने के बाद जो है मल्लिका और अंबिका जो है दोनों आपस में गले लग जाती हैं। मल्लिका जो है फूट फूट कर माँ के वक्ष में लगकर रोती है। अंबिका उससे कहती है कि अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने, मल्लिका सिसकती हुई कहती है कि उनके संबंध में कुछ ना कहो माँ, कुछ मत कहो। तो वो अपनी माँ को मना कर देती है कि कालिदास के बारे में कोई भी अपशब्द मत कहो। तो इस प्रकार से यहाँ पे द्वितीय अंक की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद तृतीय अंक शुरू होता है, तीसरा अंक, जिसकी शुरुआत जो होती है कुछ और वर्षों के बाद का वर्णन किया गया है। इसमें वर्षा चल रही है, इसमें तृतीय अंक में कुछ और वर्ष बीत जाने का वर्णन है और इसके बाद वर्षा होती है और मातुल का आगमन होता है और मल्लिका से अपने मन की बात वो कहता है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है और मल्लिका को आवाज देता हुआ कहता है कि देखो मल्लिका, वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति कर दी, जो कि कालिदास का मामा है। वे मल्लिका को बताता है कि उज्जैनी में राजप्रसाद में उसका एक पैर टूट गया था और अब बैसाखी से ही सारा लेकर चलता है। मातुल मल्लिका के जर्जर प्रकोष्ठ और अंबिका के न रहने पर घर की दयनीय अवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कहता है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी, घर के परिसंस्कार के लिए आज्ञा की थी। मातुल कश्मीर, और उसको कश्मीर का समाचार सुनाता है वो, कि मातुल कश्मीर का समाचार सुनाते हुए मल्लिका से कहता है कि वहाँ सम्राट का निधन हो गया और विद्रोही शक्तियाँ सर उठाने लगी। कालिदास कश्मीर छोड़कर, क्योंकि कश्मीर का राज्य दे दिया था उन्हें, तो कश्मीर छोड़कर कहीं चले गए हैं। मातुल कहता है कि नहीं, उज्जैनी नहीं गए हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि संन्यास लेकर वह काशी चले गए हैं। मल्लिका कहती है कि मेरा हृदय इसे नहीं स्वीकारता और मातुल के बैसाखी पटक देता है वो और वहाँ से चला जाता है। और मल्लिका का जो है 2 पृष्ठों का स्वगत कथन जो है वहाँ चलता है। मातुल के जाने के बाद मल्लिका का 2 पृष्ठों का स्वगत कथन यहाँ पर होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जिसमें उसमें गाती हुई वो कालिदास को शुभकामनाएं, निष्ठुरता, उपालंब और प्रेम के भावों की अभिव्यक्ति करती है। इन्हीं स्थितियों में जो है कालिदास का वहाँ पर आगमन होता है। कालिदास शत विशत रूप में द्वार खोलकर ड्योढ़ी के समक्ष खड़ा होता है। कालिदास कहता है और मल्लिका एकदम उसे देखती है तो बड़ी हैरान रह जाती है। तो कालिदास का आगमन है और मल्लिका से लंबा परस्पर संवाद चलता है और वो मल्लिका आश्चर्य से कहती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो और मैं वास्तव में मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास कहता है कि यह स्वप्न नहीं, यथार्थ है। अब दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि सचमुच पहचाने नहीं जाते। मल्लिका के बदले हुए घर और उसके जीवन पर कालिदास बड़ा दुख व्यक्त करता है और कहता है कुछ भी यथास्थान नहीं है, आज सब कुछ अपरिचित सा लग रहा है। मल्लिका कहती कालिदास से कि आर्य, मातुल से आज ही यह ज्ञात हुआ था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास कहता है कि मुझे अब सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है, मैं राज वैभव के प्रवाह में बह गया था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। अंबिका ठीक कहती थी। जब मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा था तो तुम्हें इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ था और तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक भी लगा था, पर मुझे अस्वाभाविक प्रतीत नहीं हुआ। उससे भी कहीं अधिक प्रतिशोध भावना थी जिन्होंने मेरी भर्त्सना की थी। मैं इसलिए, मतलब वो कह रहा है कि मैंने इसलिए राजाश्रय प्राप्त किया ताकि ये लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे गाँव वाले, मेरे कभी भी इन्होंने पहचाना नहीं कि मेरे में कितनी प्रतिभा छुपी है। उनको जवाब देने के लिए मैं जो है यहाँ से चला गया था। मुझे अधिकार मिला, सम्मान मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देशों में पहुंच गई, पर मैं सुखी नहीं हो पाया। मैं कश्मीर जाते समय तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि यहाँ का सौंदर्यपूर्ण वातावरण मेरे समक्ष एक मूक प्रश्न बनकर उठ खड़ा होता, इसलिए जो है। और बहुत लंबी बात चलती है। वो कहता है मैं तब तक तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और भी अस्थिर कर देंगी। कालिदास कहता है कि लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, परंतु मैंने उस जीवन और वातावरण में कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वह सब कुछ यहीं के जीवन का संचय था। कुमार संभव की जो पृष्ठभूमि है यह हिमालय है और तपस्विनी उमा जो है उसमें वो तुम हो। मेघदूत के पक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह मर्दिता यक्षिणी तुम हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही हो जो मेरे सामने थी। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से बहुत सारे अपनी रचनाओं के उदाहरण देता हुआ कहता है कि जो कुछ भी मैंने अपनी रचनाओं में लिखा है वो सब कुछ तुम ही हो और यहीं का वातावरण है। तो ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है।
मल्लिका जो है रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रतिलिपियां कालिदास को दिखाती है और उज्जैनी के व्यवसायियों द्वारा इसे प्राप्त करने की बातें कालिदास को बताती है। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता, और जो मैं अब तक नहीं लिख पाया हूँ, जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे अंदर घुमड़ रहा है, वो मैं यहाँ पर लिख पाता। तो मल्लिका भोजपत्र के पत्रों की बनी हुई एक कोरी कॉपी जो है कालिदास को देते हुए कहती है कि ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे, सोचा था तुम्हें भेंट करूंगी और कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु तुम तो आए नहीं और ये मेरे पास यूं ही पड़ी रही। यह अब भी तुम्हारी रचना के लिए है, परंतु इस पर दाग धब्बे पड़ गए हैं। तो पन्नों पर दाग धब्बे देखकर कालिदास कहता है कि तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पन्नों पर बहुत कुछ लिख दिया है। इन पर महाकाव्य की रचना पहले ही हो चुकी है, जो कि अनंत सर्गों का महाकाव्य है। इन पृष्ठों पर अब क्या आगे नया कुछ लिखा जा सकता है, पर आगे का जीवन शेष है। हम फिर इस अथ से आरंभ करते हैं। तो इतने में क्या होता है, जब वो दोनों की बातचीत चल रही होती है तो अंदर से बच्ची के रोने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर मल्लिका का अंदर से भागना और वर्षा से भीगकर विलोम का आना हो जाता है। तो बच्चे की आवाज़ सुनकर मल्लिका एकदम उठ चल पड़ती है और कालिदास एकदम हैरान हो जाता है और पूछता है ये किसका रोना है। मल्लिका कहती है यह मेरा वर्तमान है। तभी वर्षा में भीगा और कीच से लथपथ विलोम वहाँ पर आ जाता है और कालिदास और विलोम एक दूसरे को बड़े अपरिचित और परिचित निगाहों से देखते हैं। विलोम मल्लिका से कहता है कि कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है, जानती हो ना। एक हरिण शावक इस घर में भी है। कौन? जो कि उनका बच्चा है, जो लड़की है। कालिदास, तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम नहीं हैं। और जानती हो अष्टावक्र क्या कहता है? मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो इस प्रकार से विलोम जो है तंज कस रहा है कालिदास के ऊपर। कालिदास ही देखकर बता सकते हैं कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या नहीं? कालिदास विलोम से चले जाने के लिए कहता है। उसने मतलब इनडायरेक्ट वे में जो है कालिदास को बता दिया विलोम ने कि अब जो है मल्लिका के पास जो बच्ची है वो मेरी है, मेरा विवाह उससे हो चुका है। कालिदास विलोम से जाने को कहता है और जो है विलोम जो है वहाँ पर चला जाता है। वहाँ से मल्लिका कालिदास से पूछती है कि क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे कालिदास विलोम की बातचीत होती है और तत्पश्चात विलोम जो है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कालिदास और मल्लिका की अंतिम बातचीत होती है, जिसमें कि मल्लिका कालिदास से पूछती है कि क्या सोच रहे हो। कालिदास कहता है आषाढ़ का एक ऐसा ही दिन था जहाँ से इस नाटक का प्रारंभ हुआ था। तुमने उस आहत हरिण शावक की सेवा की थी। वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है, परंतु कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका कालिदास से कहती है कि अभी तुम अथ से आरंभ करने की बात कह रहे थे। कालिदास कहता है कि वह संभवतः इच्छा के समय के साथ का द्वंद्व था। समय बहुत सक्रिय होता है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। तो थोड़ी देर पहले तो वो शुरुआत करने की बात कर रहा था कालिदास, परंतु जब उसने जाना कि विलोम से उसका विवाह हो चुका है, उसकी एक बच्ची हो चुकी है, तो वह अपनी बात से पलट जाता है। बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास चारों ओर देखकर झरोखे के पास चला जाता है और वह ग्रंथ को, किताब को उठाकर एक बार देखता है और रख देता है और फिर बाहर चला जाता है। और मल्लिका जो है वक्ष से अपने बच्ची को सटाए जो है झरोखे के पास आकर कालिदास कालिदास पुकारती है और बाहर की ओर कदम बढ़ाती है, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वह वहीं जकड़ जाती है और फिर वहीं टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को साथ सटाकर रोती हुई चूमती जाती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है और इसी के साथ जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा समाप्त हो जाती है। तो कालिदास का चले जाना, उसके बाद मल्लिका का बच्ची को गले लगाकर रोते हुए चूमना और नाटक की समाप्ति। और इस दिन भी बारिश ही हो रही है और आषाढ़ ही का ही मौसम चल रहा है और उसी का एक दिन है। और जब नाटक का प्रारंभ हुआ था तब भी आषाढ़ का ही एक दिन था, इसलिए जो है पर्यावरण, वातावरण, जो मौसम चल रहा है उसका बड़ा ही इसमें महत्व दिखाया गया है। उसी के नाम पर जो है इस नाटक का नाम रखा गया है। इसी प्रकार कालिदास के चले जाने से और मल्लिका का जो है वहीं पर बच्ची को पकड़कर रोते रहने से इस नाटक की समाप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये नाटक की कहानी जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। ज़्यादा पात्र भी नहीं है और नाटक भी काफ़ी रुचिपूर्ण है, जो अच्छा भी लगता है सुनने में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ हम एक और जो है चैनल में शुरू करने जा रही हूँ जो कि स्कूल के बच्चों के लिए है, जो स्कूल में बच्चे इस टाइम लॉकडाउन में हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए है। तो उसका भी हम लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अगर आपका कोई जानकार बच्चा है
जो 9वीं 10वीं 6ठी 7वीं 8वीं किसी भी क्लास का है, धीरे धीरे मैं सबके लेसन्स डालूंगी तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। साथ साथ हम पेपर 1 का भी चैनल एक अलग बनाने जा रहे हैं कि पेपर 1 का जो है वीडियोज़ इस प्ले लिस्ट में डालने से बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पेपर 1 भी जो है मैं पढ़ाऊँगी UGC नेट का, धीरे धीरे इसका कोर्स भी चल रहा है। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए।